जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी फोर्थ लेक्चर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पिछले क्लास में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट और प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन, रिप्रेजेंटेशन और फिर ग्राफ और ट्री के बारे में डिस्कस किया था। आज उन्हीं ग्राफ्स और ट्रीज़ के ऊपर उसके अंदर गोल को सर्च करने के लिए कौन कौन से पॉसिबल सर्च स्ट्रेटजीज़ या सर्च एल्गोरिथम्स हो सकती हैं, आज वो एल्गोरिथम्स सारे देखेंगे। और उन एल्गोरिथम्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो कौन से पैरामीटर्स हैं दोज वी नीड टू सेट इन ऑर्डर टू कंपेयर डिफरेंट सर्च स्ट्रेटजीज़। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आज के लेक्चर का जो है वो फोकस रहेगा। ओके, सो सबसे पहले वो पैरामीटर्स, वो क्राइटेरिया सेट करेंगे जिसको यूज़ करके हम एल्गोरिथम्स को आपस में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश based on the performance an algorithm A compared to algorithm B and C etc. ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे। फिर दो तरह की सर्च स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। वन इज़ अनइनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी एंड द अदर वन इज़ इनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए। और अनइनफॉर्म्ड स्ट्रेटजीज, सर्च स्ट्रेटजीज की जो डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं, जैसे BFS हो गया, DFS हो गया, UCS हो गया, DLS हो गया। ठीक है, ये इनके नेम्स हैं। और आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गया एंड बाई डायरेक्शनल सर्च। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ऑफ द अनइनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज। और फिर एक टेबल में सबको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किन हालात में कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सेट अ क्राइटेरिया for the comparison of for the comparison of। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, फर्स्ट वी नीड टू लुक एट दी कंप्लीटनेस ऑफ एन एल्गोरिथम। और कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि अगर पॉसिबल गोल है इस प्रॉब्लम का, तो ये जो एल्गोरिथम है ये ज़रूर उस गोल को अचीव करेगा या उस गोल को उस गोल स्टेट पे सर्चिंग करते करते ज़रूर पहुंचेगा, इफ़ देयर इज़ एनी गोल स्टेट। ठीक है, तो अगर ये है कि ये गोल पे पहुंचने की सलाहियत रखता है एल्गोरिथम, सो फिर वी नेम दिस एल्गोरिथम एज कंप्लीट एल्गोरिथम। The second property is optimality. ठीक है, तो there may be a possibility that we have more than a single goal state। ठीक है, तो फिर उनमें से कौन सा, जाहिर बात है कि डिफरेंट गोल स्टेट्स हैं, तो फिर कौन सा गोल जो है वो ऑप्टिमम है। ठीक है, तो अगर ये सर्च स्ट्रेटजी आपको एट दी एंड ऑप्टिमम गोल सर्च करके देता है, फिर हम कहेंगे कि दिस सर्च एल्गोरिथम इज ऑप्टिमल। ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे कि कोई एल्गोरिथम है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, दैट इज़ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट एल्गोरिथम टू गिव अ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड द अदर वन इज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि ये एल्गोरिदम जब एग्जीक्यूट होता है तो कितना स्पेस, कितनी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड होती है इस एल्गोरिदम को। ठीक है,
तो याद ये 4 चीज़ें हम हर एल्गोरिथम के लिए कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि कंपेयर करके इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट है। ओके, कम्प्लेक्सिटी जो है, टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी, वो 3 क्वांटिटीज़ को मद्देनज़र रख के एक्सप्रेस की जाती है। वन इज़ बी, दैट इज़ द ब्रांच फैक्टर और मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसर्स ऑफ एनी नोड। बी का मतलब है कि किसी भी नोड के कितने चाइल्ड्स हो सकते हैं पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर किसी के 2 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 3 हैं, तो मैक्सिमम जो होंगे, दैट इज़ अभी जो मैंने सीक्वेंस बताया इसमें 5 पे है, तो डी पी का मतलब होगा 5। डी का मतलब है द डेप्थ ऑफ द शेलोवेस्ट गोल नोड। डी का मतलब है कि सबसे जो एक होता है डीप गोल ना, सब वो जो सबसे डेप्थ में होता है वो गोल, एक शेलोवेस्ट सबसे ऊपर वाला, और कम स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। तो द शेलोवेस्ट, तो D is basically the depth to the shallowest goal node. There may be other goal states as well, but those states may be more depth, may be deeper. ठीक है, तो उनका जो डेप्थ है वो नहीं, उसको D हम नहीं कहेंगे। ठीक है, D is basically the depth to the shallowest goal, and the other term is quantity is m, so the maximum length of any path in the state space. So maximum path, yeah, आप कह सकते हैं कि this is basically the maximum depth of the tree. ठीक है, so there is a difference between D and M. D is the path to the shallowest goal and M is the depth of the tree, you can say. To assess the effectiveness of search algorithm, we can use total cost, which combines the search cost and path cost of the solution found. ठीक है, तो हम देखते हैं कि यार टोटल कॉस्ट जो है वो इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की या सर्च स्ट्रेटजी की कॉस्ट कितनी है। सो दैट इज़ सर्च कॉस्ट, कितना सर्च टाइम लगाता है, ठीक है, और पाथ कॉस्ट जो है वो कितना है। ठीक है, आई मीन पाथ कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट फ्रॉम रूट टू दैट गोल स्टेट। ओके, नाउ ये चीज़ें तो क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं कि अनइनफॉर्म सर्च स्ट्रेटजी क्या है और इनफॉर्म सर्च स्ट्रेटजी क्या होती है। सो अनइनफॉर्म सर्च स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, अच्छा, वी समटाइम्स नेम इट ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजी। ठीक है, in this sort of strategy, we don't have any information about the goal node. ठीक है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि गोल किस तरफ है। हम ब्लाइंड रिसर्च कर रहे होते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड एक्सपेंडिंग डिफरेंट सक्सेसर्स, डिफरेंट नोड्स इन द पाथ ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो हमें कोई गोल स्टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यार इस रास्ते पे गोल ज़्यादा करीब है या इस पाथ पे गोल ज़्यादा करीब है। ठीक है, कोई ऐसा कोई हमें इंफॉर्मेशन या क्लू या हिंट कोई हमें अवेलेबल नहीं होता ऑफ दी आई मीन गोल। सो डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ दी uninformed search methods or BFS और UCS and DFS वगैरह सारे instances हैं या examples of the uninformed search methods. Okay, the other group is informed search strategies. उसमें क्या है कि इसको हम heuristic strategies भी कहते हैं या heuristic search भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें हिंट या कुछ ह्यूरिस्टिक्स
हम कैलकुलेट करते हैं ऑफ द गोल, तो हर नोड के पास रूट से उस नोड तक कितना कॉस्ट है या कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस तक पहुंचने में, या कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि उधर से गोल तक पहुंचने में कितने रिसोर्सेज लग सकते हैं, ठीक है, उनके हेवरिस्टिक्स एक अंदाज़ा होता है, कुछ हिंट वगैरह होता है। तो जब किसी भी नोड पे बैठ के, ठीक है, यू हैव hint of the goal state or information of the goal state, then that sort or that type of search strategy is called informed search strategy या heuristic based search. So one of them is hill climbing, other one is best first, then greedy search, then beam search, and A study. So these are examples of informed search category. Okay. तो ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च इनको BFS भी कहते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च इसको DFS भी कहते हैं, यूनिफॉर्म कास्ट सर्च इसको UCS भी कहते हैं, डेप्थ लिमिटेड सर्च इसको DLS कहते हैं, आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, अनदर वन इज बाई डायरेक्शनल सर्च। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च अगर मैं आप लोग एग्जांपल से दिखा दूँ तो देखिए, ये एक आपके पास ट्री है, ठीक है, एंड दीज आर डिफरेंट स्टेट्स। तो डेप्थ ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ये होता है कि आपने ये एक्सप्लोर किया, यहाँ पे बैठ के आपने गोल टेस्ट अप्लाई किया, दिस इजंट दी गोल स्टेट। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस पे आएंगे, ठीक है, इस पे आएंगे, यहाँ पे आपने देखा कि गोल स्टेट है नहीं है, फिर आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे देखा कि गोल स्टेट है नहीं है, ठीक है, ये लेवल खत्म होगा, ये लेवल अब इस पे आएंगे, डी पे आएंगे, फिर ई पे, फिर एफ पे, फिर जी पे, इस तरह फिर नीचे लेवल वाइज, फिर नीचे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप किसी भी नोड का या किसी भी लेयर का जो है आप क्या करेंगे, किसी भी लेवल का आप ब्रेथ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी चौड़ाई देख रहे हैं, जितने भी स्टेट्स उस लेयर के ऊपर हैं वो सारे आप देख रहे हैं, ठीक है। सो इस टाइप के सर्च को कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ये स्ट्रेटजी रूट नोड इज एक्सपेंडेड फर्स्ट, देन ऑल दी सक्सेसर्स ऑफ द सक्सेस चिल्ड्रन को आप कह सकते हैं, या जो आई मीन लो लेवल या हाई लेवल नोड्स ऑफ द करंट नोड है। So the root node is expanded first, then all the successors of the root node are expanded next, and then their successors and so on, ठीक है। तो ये सर्च स्ट्रेटजीज को कहते हैं BFS, breadth first search. Okay, this is achieved very simply by using FIFO, that is first in first out queue. तो हम एक क्यू मेंटेन करते हैं, उस वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू होता है। इसका मतलब है कि जो नोड सबसे पहले उस क्यू में आया है वही नोड उस क्यू से निकलेगा, ठीक है। तो इधर से मैं दिखाऊं कि सबसे पहले ए नोड आपने डाल दिया है, फिर बी डाल दिया है, आई मीन ए डाल दिया है, फिर ए के जितने भी चिल्ड्रन हैं सारे डाल दिए हैं, तो BC आ गया, ठीक है। और फिर बी के जितने हैं DE आ गया, फिर सी के जितने हैं FG आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ए निकालेंगे, उसके बाद बी होगा, फिर बी निकालेंगे, उसके बाद सी आएगा, फिर सी निकालेंगे, उसके बाद डी आएगा, फिर ई, फिर एफ। तो क्योंकि ये फीफो है कि जो सबसे पहले आपने नोड एंटर किया हुआ है वही नोड बाहर निकलेगा। इससे ये होता है कि इससे आप लेवल वाइज जा रहे होते हैं। ओके, अब हम जो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एल्गोरिथम की वो यहाँ पे देखेंगे कि इस एल्गोरिथम के लिए इज दिस एल्गोरिथम कंप्लीट if the shallowest goal node is at some finite D and P। मतलब ये कि अगर आपका गोल ये ट्री जो है ये बाज़ प्रॉब्लम्स के लिए इनफिनिट इसकी डेप्थ होगी, या नीचे आएगा आएगा आएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स अभी आगे हम देखेंगे कि उसमें ये ट्री कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये इनफिनिट ट्री। तो इसका डेप्थ जो है वो भी इनफिनिट होगा। कुछ ट्री ऐसी होंगी जिसका ब्रेथ जो है वो C से G पे, G से फिर
आई मीन अगले नोड्स पे, फिर अगले इसका जो ब्रेथ है वो, ब्रेथ मीन्स दिस चौड़ाई, ठीक है, कि ट्री की ब्रांचेस कितने कुल कितनी रही है। तो जो ब्रेथ है बी, ठीक है, अगर वो इन्फिनिट हो तो फिर आप सारी उम्र लगे रहे आप गोल स्टेट पे नहीं पहुंच सकते। और अगर आप की जो है वो डेप्थ जो है वो इन्फिनिट हो तो अगर लेट्स से जो गोल स्टेट है वो डेप्थ में जाके किसी लास्ट नोड पे है और लास्ट नोड पे तो आप पहुंच नहीं सकते बिकॉज दी डेप्थ इज इन्फिनिट, ठीक है। तो अगर ये दोनों इन्फिनिट ना हो तो फिर क्या है, फिर आपको शेलोवेस्ट गोल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेट्स से गोल अगर इस लेवल पे है, ठीक है, तो आप बी पे आए, बी पे आपको नहीं मिला तो सी पे आपको मिल जाए, ठीक है। और इससे अच्छा लेट्स से गोल आपका इस लेवल पे है, एफ पे है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ए पे आए गोल नहीं है, बी पे आए गोल नहीं है, सी पे आए गोल नहीं है, डी पे आए गोल नहीं, ई पे आए गोल नहीं, एफ पे आ गए तो गोल है। तो जब भी आप गोल फाइंड करेंगे तो वो सबसे शेलवेस्ट गोल होगा, ठीक है, उससे ऊपर गोल हो ही नहीं सकता, क्यों करो, उससे ऊपर गोल होता तो आप इससे पहले एक्सप्लोर कर चुके होते। तो गोल आपका हमेशा शेलवेस्ट गोल ही आएगा। तो अगर ये इसकी जो डेप्थ है वो भी फिनिट है, इसकी जो ब्रेथ है वो भी फिनिट है, तो ये आपको ज़रूर सॉल्यूशन ढूंढ के देगा। इसलिए विद फिनिट डेप्थ एंड ब्रेथ द BFA search strategy is complete. Is it optimal? Yes, it is optimal. क्यों? अगर सारे ब्रांचेस का कॉस्ट एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि इसका कॉस्ट अलग है, इसका अलग है, ठीक है, तो आपको जो भी फर्स्ट सोल्यूशन मिलेगा वो सबसे शैलोएस्ट सोल्यूशन होगा और सबसे ऑप्टिमल होगा। क्योंकि बाकी जो सोल्यूशंस होंगे वो इस लेवल से नीचे आएंगे, क्योंकि इस लेवल से अगर ऊपर होते तो पहले एक्सप्लोर कर चुका होता और वही सोल्यूशन होता, ठीक है। तो इससे नीचे जब आएंगे और हमें पता है कि हर ब्रांच का जो कास्ट है वो सेम है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए 3 ब्रांचेस रिक्वायर्ड है और यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 ब्रांचेस, तो ये ऑप्टिमल ही होगा, ठीक है। तो विद लिमिटेड डेप्थ एंड ब्रेथ, द breadth first search is complete. It is optimal and given that the branch factor, the branch cost is same for all the branches, ठीक है। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ओके, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? टाइम कम्प्लेक्सिटी मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है b raised to the power d, where b is the branch factor and d is the depth, ठीक है, ठीक है। तो ब्रांच फैक्टर इन अदर वर्ड्स ये ब्रेथ भी है। अच्छा, कैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी ये है, देखिए फॉर एग्जांपल आपका जो सोल्यूशन है दैट इज़ ऑन दिस लेवल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले लेवल पे जितने नोड्स हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे लेवल पे कितने नोड्स होंगे वो होंगे इधर क्या होगा, b रेज़ टू पावर 0, ठीक है। तो ब्रांच फैक्टर आपका क्या है, 2 ही है ना, मैक्सिमम 2 ही ब्रांचेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इधर 2 पावर 0 1, तो यहाँ पे 1 नोड है। यहाँ पे कितने नोड्स होंगे, 2 रेज़ टू द पावर 1, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 इज़ 2, तो यहाँ पे 2 नोड्स होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 इज़ 4, यहाँ पे 4 नोड्स होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने वो सोल्यूशन जो है वो इस लेवल पे है तो आपको कितने नोड्स एक्सप्लोर करने होंगे, 1 प्लस आई मीन दैट इज़ 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, तो सारे आप ऐड करें। 2 पावर 1 इज़ 2 पावर 0 इज़ 1, 2 पावर 2 पावर 1 इज़ 2 एंड 2 पावर 2 इज़ 4, तो सारे नोड्स आ गए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन अ वर्स्ट केस अगर आपका जो सोल्यूशन है वो किसी डेप्थ डी पे मौजूद है, ठीक है, इफ़ योर सोल्यूशन इज़ एट सम डेप्थ डी, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये सारा जो
ब्रांच फैक्टर है या ब्रेथ है, ठीक है। बी पावर 0, बी पावर 1, बी पावर, where b is your 2 ना, b power 2, b power 3, b power 4 and you need to go to b power d, क्योंकि वो d डेप्थ पे सोल्यूशन मौजूद है और फिर आपने सबको ऐड करना है, तो ये आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो अगर आप ये सारे ऐड करते हैं 1 + b स्क्वायर प्लस बी क्यूब टेल बी डी, ठीक है, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसका आता है b ज्योमेट्रिक सीरीज़ ऐसे सॉल्व करते हैं जहाँ पे दिस b इज़ बेसिकली योर रेशो, तो रेशो इनका क्या है, b डिवाइड बाई 1 इज़ b स्क्वायर डिवाइड बाई b इज़ b क्यूब डिवाइड बाई b स्क्वायर इज़ b, तो इनका जो रेशो है दैट इज़ b, तो रेशो रेज टू द पावर ओके जो लास्ट लेयर है, ठीक है, जहाँ तक हमने जाना है, ठीक है, तो वो d है, तो d+1, ठीक है, ओके। ये d बेसिकली शो करता है दी नंबर ऑफ पॉसिबल नोड्स, तो b रेज़ टू द पावर d+1 -1 डिवाइड बाई b -1, तो इससे आता है जो हाई ऑर्डर टर्म है वो b पावर d है, तो जो कम्प्लेक्सिटी है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो b पावर d है, ठीक है। और इतने ही नोड्स आप स्टोर करोगे, इतने ही नोड्स आप एक्सप्लोर करके या उसको फ्रंटियर क्यू में आपने रखना है या उसको आपने जो एक्सप्लोर्ड क्यू है उसमें रखना है, तो ये सारे के सारे नोड्स भी आपने एक्सप्लोर करने हैं, तो इतनी ही आपको स्पेस भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो दैट्स वाई द स्पेस कम्प्लेक्सिटी एंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज एक्सपोनेंशियल, इट इज b रेज़ टू पावर d, ओके। ये एग्जैक्टली वही एल्गोरिथम है जो कि हमने ग्राफ के लिए देखा था, ठीक है, इससे पहले। तो यहाँ पे एक फीफो मेंटेन हमने कर दी है इन ऑर्डर टू मेक इट ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बाकी वही सारी चीज़ें हैं। फ्रंटियर एम्प्टी है तो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें, पहला फ्रंटियर में जो है वो पॉप करें, आप फ्रंटियर में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको पॉप करें और उसके जितने भी नोड्स हैं उन सबको फ्रंटियर लिस्ट में डाल दें और इस नोड को जो आपने पॉप किया है इसको एक्सप्लोर में डाल दें, फिर उसके चाइल्ड में आपने टेस्ट करना है सोल्यूशन है कि नहीं है। सो दिस इज़ द सेम एल्गोरिथम वी हैव सीन अर्लियर, जस्ट इसमें हमने फ्रंटियर को मेक श्योर करना है कि वो फीफो क्यू ही हो, ठीक है, बाकी ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ओके। The next algorithm is depth first search, ठीक है। It always expand the deepest node in the current frontier of the search tree. इधर से मैं आपको जाना, उधर हम क्या करते थे, हम इधर आके फिर इसको एक्सप्लोर करते थे, फिर इसको एक्सप्लोर करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने ए को एक्सप्लोर किया, फिर एक आप इस चाइल्ड में गए, तो अब आपने इसकी जो डेप्थ है वो एक्सप्लोर करनी है, फिर आप इधर आ गए डी पे, तो फिर डी की डेप्थ, जब इसकी डेप्थ खत्म हो जाए फिर आप ऊपर आएंगे, तो लेट्स से यहाँ पे आप देखिए एच पे जो है वो डेप्थ कंप्लीट हो गई, तो फिर आप आई पे आएंगे, ठीक है। वंस ये हो गया तो फिर आप बी का जो चाइल्ड रहा था उसके ई में आएंगे, फिर ई के सारे डेप्थ में जाएंगे, वंस ई का डेप्थ खत्म हो गया है तो फिर ई के दूसरे ब्रांच पे आएंगे। सो ये पहले क्या करता है, पहले डेप्थ एक्सप्लोर करता है और उसके बाद ब्रेथ पे जाता है। सो दिस इज़ फर्स्ट टू एक्सप्लोर the complete depth of a single branch and then breadth, ठीक है, तो इसलिए इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। तो ये डिफरेंट है, ब्रेथ में हम ऐसे आते थे और डेप्थ में हम नीचे से होके फिर वापस ऐसे आएंगे। सो दिस इज़ अचीव वेरी सिंपली बाय यूजिंग अ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो देखें ये क्यू अगर आप यूज़ करेंगे तो फ्रंटियर के लिए तो आप अचीव कर सकेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पे आप देखिए ए आपने ये एक्सप्लोर किया, इसको फ्रंटियर में डाल दिया और इसको फ्रंटियर में डाल दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आप आ गए हैं बी को आपने फ्रंटियर से निकाल दिया, तो जब बी को निकाल दिया है, ठीक है,
तो अब आपने क्या करना है, अब आपने डी और ई को इंसर्ट करना है। तो पहले आपने ई को इंसर्ट किया, फिर आपने डी को इंसर्ट किया, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे आप, अब आप निकालेंगे चूँकि अभी लास्ट में डी पड़ी हुई है ना, तो आपने डी को निकाल दी, तो डी में आपने आई और एच को एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब क्या लास्ट में पड़ा हुआ है, एच पड़ा हुआ है, तो आप एच को निकालेंगे। एच पे आएंगे तो एच के जो दो नीचे चाइल्ड्स हैं उनको आप पुश कर देंगे, पुश करेंगे तो उसका जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है वो आप निकाल देंगे, ठीक है। सो क्योंकि जो लास्ट में एंटर होगा वही फर्स्ट निकलेगा, तो जब लास्ट में एंटर होके वही फर्स्ट निकल रहा है, तो ये बेसिकली दिस इज a kind of depth first search. So if you implement the frontier of any graph or tree as LIFO, that will give you depth first search. Okay, अब देखते हैं कि ये कंप्लीट है कि नहीं है। तो ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ओके, कुछ वेरिएशंस हैं। The graph search version which avoids repeated states and redundant paths is complete infinite state space because it will eventually expand every node. ट्री सर्च जो है वो क्या है, वो जो ट्री सर्च वर्जन ऑफ दी DFS है वो क्या है, वो कंप्लीट नहीं है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये ट्री है ना, ठीक है, और इसमें रिपीटेड नोड्स आ सकते हैं, इसमें साइकिल आ सकता है। तो लेट्स से आप ए से बी पे गए, बी से डी पे, डी पे एच पे, और एच से लेट्स से हमने देखा था वो, अगर आपको याद हो तो वो रोमानिया एग्जांपल में हमने देखा था, ठीक है। वहाँ पे एग्जैक्टली यही ऊपर वाली जो स्टेट है वो नीचे दोबारा आ रही थी। तो आप क्या आएंगे, आप ए पे आएंगे, ठीक है। ए से आप दोबारा इधर आएंगे, दोबारा इधर आएंगे, फिर आप ए से जाएंगे तो दोबारा उस पर पहुँच जाएंगे, फिर तो ऊपर वापस आएंगे। उसमें साइकिल आएगा ट्री में, और ट्री में साइकिल्स आ सकता है। सो दैट्स वाई ट्री के केस में ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है ये कंप्लीट नहीं होगा। आप चलते रहेंगे, इन्फिनिट लूप होगा और आपके पास कभी भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ग्राफ में ये होता है कि ग्राफ में रिडंडेंट पाथ्स भी नहीं होते और ग्राफ में साइकिल भी नहीं होता, ठीक है। तो जैसे अगर ग्राफ के ऊपर आप एक चला रहे हैं तो ग्राफ के ऊपर ये और अगर ग्राफ की जो ब्रेथ भी फिनिट है और डेप्थ भी फिनिट है, तो ग्राफ में आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन दे सकता है। इज़ इट ऑप्टिमल? नो, बिकॉज क्योंकि देखें वहाँ तो हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे आप लोगों को याद हो, इसमें तो हम ये ब्रेथ पहले देखते थे ना, तो यहाँ पे अगर सोल्यूशन मिले तो वो सोल्यूशन बाकी नीचे तमाम सोल्यूशन से अच्छा ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखें, लेट से अगर पहले मैं ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, तो अगर लेट से एच पे मुझे सोल्यूशन मिल गया तो वो सोल्यूशन, और हो सकता है कि यहाँ जी पे भी सोल्यूशन हो, तो ये जो सोल्यूशन मेरे पास सबसे पहले आया है ये ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिमम हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सोल्यूशन जी भी हो जो कभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया और वो ऑप्टिमम सोल्यूशन हो, और वो ऑप्टिमम सोल्यूशन हो भी सकता है क्योंकि मैं डेप्थ में आ रहा हूँ और जो सोल्यूशन मेरे पास आएगा वो सबसे डीपेस्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन जो मेरे पास आ रहा है वो शेलोएस्ट नहीं, वो डीपेस्ट ही आता है। सो दैट्स वाई ये जो आपको सोल्यूशन देगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमम सोल्यूशन हो। सो यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है, लेट्स से DFS will explore the complete left subtree. Let's say a solution is on depth 5, but there is possibility that another solution may reside on depth 3, ठीक है, in another subtree. तो वो solution ज़रा ऑप्टिमम हो गया है और इसने हमें जो दिया है वो solution तो है लेकिन वो ऑप्टिमम नहीं है। So that's why ये solution में देता है वो ऑप्टिमल भी नहीं है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी b पावर m है। वो कैसे? वहाँ पे b पावर d इसलिए
ताकि वो हम शेलोवेस्ट सोल्यूशन पे जाते थे ना, तो शेलोवेस्ट सोल्यूशन का जो पाथ होता है वो डी होता है, तो हम डी तक ही जाए, यहाँ हम डी तक तो जा ही नहीं रहे हैं, तो हम जो ट्री वर्स्ट केस में जो ट्री की मैक्सिमम हाइट है दैट इज़ एम, तो हम एम तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ना, लेट्स से ये मैक्सिमम हाइट है ओ जहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और सोल्यूशन भी यहाँ पे है, तो हम ये सारी की सारी ट्री एक्सप्लोर करेंगे। तो सारी की सारी ट्री जो है उसकी हाइट जो हमें पता है कि वो एम है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे नोड जो हम ऐड कर रहे थे, तो हम उस लेवल तक सिर्फ आ रहे थे जिस लेवल पे सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन हमें हमेशा वर्स्ट केस में हमें आखिरी नोड पे ही मिलेगा जो कि सबसे डीपेस्ट नोड होगा, इसलिए हम ट्री के बिल्कुल डेप्थ तक जाएंगे। तो डेप्थ यहाँ पे फिर बी टी नहीं बी एम होगा, और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो बी पावर एम प्लस वन, ठीक है। तो उससे हमारे पास आएगा बेगो बी ऑफ एम। इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बी बेगो बी रेस टू पावर एम है, जो कि उससे भी ज़्यादा है बी एफ एस से। और इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो बेहतर है, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल थी, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ लेट्स से अगर हम इस पाथ में जा रहे हैं, ठीक है, तो एट वन टाइम हम सिर्फ ये ही मेंटेन कर रहे हैं, ये पाथ, ठीक है। और जब ये पाथ एक्सप्लोर हो जाए तो ये सारे के सारे हम निकाल देते हैं, ये सारे के सारे स्टेट्स हम निकाल देते हैं उस क्यू से, ठीक है। तो क्यू में सिर्फ और सिर्फ ये जो करंट पाथ है यही रिसाइड करता है, यही रहता है, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर हमारे पास जो यहाँ पे आप देखिए ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो 2 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 रखा हुआ है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये कब तक जाएगा, ये जाएगा m तक, जो मैक्सिमम हाइट है। तो दिस ब्रांचिंग फैक्टर देखें, इस पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 हम रख रहे हैं टिल द ब्रांचिंग आई मीन द लास्ट पॉसिबल नोड, द डीपेस्ट लास्ट पॉसिबल नोड, तो वो m लेवल पे ही आ सकता है। तो हम m तक जाके 2 2 को ऐड करेंगे, तो ये इसके बराबर है कि हम 2 मल्टीप्लाई m कर दें। सो इन दिस केस द ब्रांचिंग फैक्टर इज़ 2, ये b कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने जेनरिक लिख दिया कि इसके जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो b क्रॉस m होगी, वेयर b इज़ द ब्रांचिंग फैक्टर, m इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो ये DFS और BFS की कहानी थी, ठीक है। हमने देखा वर्किंग फैशन देख लिया, दोनों में डिफरेंस ये है कि DFS लीफो यूज़ करता है और BFS जो है वो फीफो। BFS कंप्लीट भी है, ऑप्टिमल भी है, ऑन दी अदर हैंड जो DFS है वो ऑप्टिमल भी नहीं है, ठीक है, और ऑप्टिमल नहीं है, और ग्राफ के केस में वो कंप्लीट है लेकिन ट्री के लिए नहीं है। और उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है BFS की वो b पावर m, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी b पावर m है। यहाँ पे सिमिलर स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो डिफरेंट है, और टाइम कम्प्लेक्सिटी वही b पावर m है। यहाँ पे DFS में जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो b क्रॉस m है, ठीक है।